नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आंकड़ों का संगठन। पिछली कक्षा में हम लोग इसे प्रारंभ कर चुके हैं और इसे ही अब हमें आगे बढ़ाना है। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि हम आंकड़ों का संगठन करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले आंकड़ों का संग्रह कर रहे थे और आंकड़ों के संग्रह करने से हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, संगठित, व्यवस्थित, यानी हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने में हमने किसका प्रयोग किया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का। इन्हीं सभी चीजों को हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा। पिछली कक्षा में देखा हमने कि जो वर्गीकरण कर रहे थे उसको हम कितने विधियों से कर रहे थे। तो वर्गीकरण की विधियों में हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किए थे। एक था भौगोलिक के आधार पर था, दूसरा था समय के आधार पर था, तीसरा गुण के और चौथा संख्या के आधार पर। तो पिछली कक्षा में हमने यहां तक समाप्त किया। अब हम लोग जो जा रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं संख्यात्मक विधि। संख्यात्मक विधि में हम क्या काम करते हैं, हम उसकी संख्या के आधार पर काम करते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि संख्यात्मक विधि के लिए हमें क्या कार्य करना पड़ता है। तो संख्यात्मक विधि का कार्य के लिए हम एक नए वर्ड से आज इंट्रोड्यूस होंगे। आप पिछली कक्षाओं में ज़रूर पढ़े होंगे अपने 9वीं 10वीं की कक्षा में, फिर भी आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसे जानेंगे। आप सभी बच्चों ने चर, वेरिएबल जरूर सुना है, ये आप सभी ने मैथ्स में यूज किया होगा और अब हम लोग आज इसे सांख्यिकी में प्रयोग कर रहे हैं अर्थशास्त्र के आधार पर। तो चर क्या है, वेरिएबल, इसके वर्ड्स के आधार पे हम इसका मीनिंग निकालते हैं कि जो हम आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं और उनकी जो माप को देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम बदलाव आते हैं। तो चर का प्रयोग यहीं पे होता है कि हम जिन भी आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं वो निश्चित नहीं रहते हैं, उसमें क्या होती है, एक बदलाव आती है। अब बदलाव कैसी आ रही है, चर को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल, वेरी कर रहा है, वो बदल रहा है, उसकी संख्याएं क्या हो रही हैं, उसकी माप क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, चर कह रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या किए, मान लीजिए हमने निकाला कि स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर क्या है, तो क्या ये उसी तरह एक ही इक्वल में रहेगी या इसमें बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया है और फर्स्ट टेस्ट में हो सकता है उसने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, सेकंड टेस्ट में अच्छे स्कोर करे, तो वहाँ क्या हो रहा है, एक चेंजेस आ रहा है। या हम आयु को लेते हैं तो बच्चों की आयु हो रही है तो हमारी आयु क्या होती है, बढ़ते जाती है, घटते जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसी चीज़ को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके आधार पर बताएंगे, ये वही है चर। तो चलिए बच्चों थोड़ी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। चर क्या है, एक विशेषता या घटना जिसे मापा जा सकता है और जिसका मूल्य समय के साथ बदलता है, उसे परिवर्तनशील कहा जाता है। इसे ही हम चर कह रहे हैं। और चर जो कह रहे हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चर बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हम कहते हैं खंडित और दूसरा होता है अखंडित। खंडित को डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा आगे हम लोग देखते हैं। आप पहले इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा है, असतत चर वे चर हैं जो छलांग या पूर्ण संख्या में बढ़ते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कारों की संख्या शोरूम में। तो इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों, पहले ये कह क्या रहा है, क्या था, डिस्क्रीट, खंडित। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का जो वैल्यू हम मापन कर रहे हैं और उसमें जो बदलाव होता है वो पूर्ण रूप से हो रहा है, उसमें कोई रुकावट या बाधा या कह सकते हैं कि वो एक छलांग नहीं लगा रहा है, वो स्किप नहीं कर रहा है, या एक अलग तरह से जब भी वो बढ़ेगा तो एक पूर्ण रूप से बढ़ेगा। जैसे कक्षा में बच्चों की संख्या, यदि इस वर्ष बच्चों की संख्या 400 है तो अगले वर्ष हो सकता है कि 450 होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि संख्या जो है वो 450 के जगह 450.5, हम किसी की संख्या को 0.5 में नहीं गिन सकते। उसी तरह क्या है, शोरूम में कारों की संख्या है तो कारों की संख्या को हम क्या इस तरह बता सकते हैं क्या कि कार क्या 4.5 कारें हैं, ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल नहीं है। या हम किसी के माँ बच्चों की संख्या या जो भी चीजें जिसकी संख्या क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो खंडित चर जो बातें हो रही हैं, ये ऐसे चर हैं जिसकी जो माप की जाती है, ऐसे चरों की माप इसके आधार पे की जा रही है जो एक पूर्ण रूप से होती है। इसमें कोई बदलाव मतलब 10 की संख्या है तो 10 से 12 होंगे, 12 से 13 होंगे, लेकिन इसका बदलाव 10 मान लो हाफ, 1/4, 1/3 इस टाइप की चीज़ों में नहीं जाएंगे, तो इसे हम खंडित चर कह रहे हैं। अब दूसरा जो है वो है सतत या कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? सतत चर। वे चर जो मानों की एक सीमा ग्रहण करते हैं या एक साथ नहीं बल्कि निरंतर उल्लंघन के साथ यानी एक बदलाव के साथ बढ़ते रहते हैं। जैसे इसकी हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जैसे बच्चों की हाइट बढ़ रही है तो वो क्या सीधे एक होल नंबर में बढ़ती है? नहीं, उसमें सेंटीमीटर का बदलाव आता है। तो इसमें जो बदलाव आ रहा है उसे हम लोग कहाँ, वैसे जो चीज़ों को हम काउंट कर रहे हैं या संग्रह कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ रखते हैं? कॉन्टिन्यूअस पे। यानी वो बदलाव कैसे हो रही है? लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ दशमलव में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये धारणा हो गई चर की। तो चर का आखिर प्रयोग जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोगों ने कहाँ देखा? हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग बातें कर रहे थे वर्गीकरण की, और वर्गीकरण में जब हमने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? संख्यात्मक का, क्वांटिटेटिव का, वहां हम यूज करते हैं चर का। और क्वालिटेटिव के लिए क्या देखा था बच्चों हम लोगों ने देखा था जैसे स्त्री पुरुष की संख्या थी, और उसमें एक बहुगुण में क्या आ गया था कि एक जनसंख्या दी हुई है। जनसंख्या में क्या होता है, उसको दो जगह में हम लोग बांटेंगे कि शहरी है, ग्रामीण है। शहरी में महिला और पुरुष को देखेंगे, ग्रामीण में भी महिला पुरुष को देखेंगे, और उसी तरह उसमें देखेंगे कि कौन कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित, तो उनके गुण पे। अब इसी का जब हम नंबर वेरिएबल पे डालेंगे तो वो यहाँ पे काम करता है। तो ये मात्रात्मक या संख्यात्मक आंकड़ों के लिए जो हम काम करते हैं, तो इसके लिए दो तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है कि हम रॉ डाटा लेते हैं, और दूसरा होता है कि हम संख्यात्मक श्रृंखला लेते हैं। तो मात्रात्मक वर्गीकरण के तरीके के अंतर आता है कि हमने क्या लिया है? रॉ डेटा लिया है, यानी कच्चे आंकड़ों को लिया है, यानी ये डायरेक्ट क्रूड, यानी जो डायरेक्ट उठाकर लाया गया है। और दूसरा होता है सांख्यिकीय श्रृंखला। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है कच्चे आंकड़ों की। तो कच्चे आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान करता है। जैसे आप लोगों को बताया गया था, क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि हम पता कर रहे हैं कि आपके गांव में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बस एक रॉ के रूप में ले लिया कि वो कितने हैं और कितने, उसको काउंटिंग में डालते हैं। और श्रृंखला में क्या करते हैं? आंकड़ों को क्रम में बताते हैं, उसकी विशेषता के आधार पर बताते हैं। तो ये कार्य किया जाता है सांख्यिकीय मतलब संख्यात्मक के लिए कार्य किया जाता है कच्चे आंकड़ों के द्वारा और श्रृंखला के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग सांख्यिकीय श्रृंखला की बात कर रहे हैं। किसकी बातें की हम लोगों ने? सांख्यिकीय श्रृंखला। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सांख्यिकीय श्रृंखला में हम क्या करते हैं? सांख्यिकीय श्रृंखला में हम देख रहे हैं, एक है इंडिविजुअल सीरीज, उसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये जो इंडिविजुअल सीरीज है इसे दो भागों में बांटा गया है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। और जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है इसे हम फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं। इसे बांटा गया है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। बच्चों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है, सांख्यिकीय श्रृंखला है, उसके बारे में मैंने कहा कि हम क्या बातें करेंगे? व्यक्तिगत श्रृंखला या श्रेणी की बातें करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी का तात्पर्य ये है कि हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की जो भी हम सूचना दे रहे हैं वो पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति के आगे कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए कि किसी कक्षा में 10 बच्चों का एग्जाम लिया गया था और 10 बच्चों ने अपने अपने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो हम उसकी जो मार्क्स बता रहे हैं, उसकी जो चर्चा कर रहे हैं, वो उसी बच्चे के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो ये कैसी बातें हो जाएंगी? व्यक्तिगत श्रेणी की हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि इसके बच्चों की तो मार्क्स तो हम उसी के आधार पे बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बता दिया जाता है कि जैसे एक ही मार्क्स के बहुत सारे बच्चों ने कलेक्ट करा है, तो एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग कहते हैं कि उसने इक्वल मार्क्स इतने बच्चों ने कलेक्ट किया। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी में ऐसा कार्य नहीं करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम उस बच्चों जो भी बच्चों ने लाया है उसको उसी बच्चों के लिए यानी 1 बाय 1 करके हम उसकी बातों को बताते हैं। तो ऐसी जो वर्गीकरण की जाती है, ऐसी जो श्रृंखला व्यवस्थित की जाती है, उसे ही हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। तो इसमें क्या दिया गया है? आरोही और एक दूसरा है अवरोही। हमने अभी देखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होगा कि जो हम अरेंज करने वाले हैं उसको आरोही क्रम में सजाएंगे, तो वो जो वर्गीकरण जाएगा, वो जो सीरीज बनेगा वो आरोही पे बनेगा। और दूसरा जो हम लोग करेंगे, यदि उसको घटते नंबरों पे डाल देंगे तो उसे अवरोही पे कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या बच्चों? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम क्रम संख्या और यहां पर लिखेंगे अंक। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं मैंने 2 कॉल बनाया है। 2 कॉल क्यों बनाया है? एक बार हम लोग पहले आरोही पे उसको अरेंज करेंगे और दूसरी बार उसे अवरोही पे अरेंज करेंगे। तो आरोही में अरेंज करने के लिए क्रम संख्या मैंने क्या कहा कि हमें क्रम में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों की संख्याएं 10 है और अब हमें पहले आरोही में जाना है। तो ये जो हमें डाटा मिला है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उनको सजाने के लिए हमें आरोही क्रम में जाना है। तो आरोही क्रम में जाने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे छोटा आंकड़ा है उसे उठा लेंगे। तो सबसे छोटा आंकड़ा आपको देखना है, जब भी आप मैथ बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है? 18 दिख रहा है। उसके बाद कौन दिख रहा है? हमें 30 दिख रहे हैं। फिर आ जा रहे हैं हमारे पास 53, फिर आ रहे हैं 50, फिर आ रहे हैं 53, फिर आ जा रहे हैं 55, उसके बाद हमारे पास है 60, उसके बाद हमारे पास है 68, उसके बाद है हमारे पास 78 और उसके बाद है 80 और सपोज हमने यहाँ ले लिया एक मार्क्स 90। तो इस तरह हमने क्या करा, इसको कैसे क्रम में सजाया है? आरोही क्रम में सजाया है। तो जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है वो इसी तरह से अरेंज की जाती है। अभी इसे ही जस्ट हमें अवरोही में सजाना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? घटते क्रम में जाएंगे। और घटते क्रम में जाने के लिए यानी फिर से हमारा सीरीज चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कितना आया है? 90, 80, 78, 68, 60, 55, 53, 50, 30 एंड 18। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम लोग समझे कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हमें क्या करना है? 2 तरह के काम से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, आरोही में भी और अवरोही। तो इस तरह से आप व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में समझ गए। लेकिन क्या व्यक्तिगत श्रेणी में आंकड़ों को व्यवस्थित करना इतना आसान और इतना ये क्या हमें सही मानक देता है? नहीं देता। इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए जो हमारी अगली जो भाग है वो है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं या उसे फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। तो आगे हम लोग उसे देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग करते हैं। अगली जो श्रृंखला है वो है आवृत्ति श्रेणी या फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी अभी मैंने एक बात समझाई थी कि जैसे कि हमने उसमें क्या किया था, वर्क इंडिविजुअली किया था
यदि एक ही मार्क्स के बच्चे एक ही नंबर बहुत सारे बच्चों ने लाया है या ऐसे कोई कार्य होते हैं, तो वैसे कार्यों को हम कहाँ पे आके काम करते हैं, वो हम काम करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम अब मान लीजिए किसी क्षेत्र या किसी सिटी के पॉपुलेशन के पूरी डिटेल निकालनी है, तो क्या हम 1/1/1 पॉपुलेशन को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज का। तो इसको काम करने के लिए हम किन नए वर्ड को सीखेंगे, इसके अंदर किन किन वर्डों को जानेंगे? तो एक आएगी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, दूसरी है वर्ग बारंबारता यानी क्लास फ्रीक्वेंसी, अगली है आवृत्तियों का बंटवारा यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है मिलान चिन्ह। इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि वो कितने बार आ रही है, बारंबारता आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेक करते हैं और उसके आधार पर एक सीरीज तैयार करते हैं, एक श्रृंखला को बनाते हैं। वर्ग बारंबारता यानी हम यहाँ क्लास फ्रीक्वेंसी, हम जो भी ग्रुप है उसको क्लास में बांट के उसके फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। फिर आवृत्तियों का बंटवारा, उसमें हम आवृत्तियों को क्या करते हैं? बांटते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। और मिलान चिन्ह का काम करते हैं। अब मिलान चिन्ह का काम कैसे करते हैं? टेलीमार्क आप लोग जरूर पढ़े होंगे क्लास 9-10 में कि जब हम मिलान चिन्ह का काम करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज का यूज कर रहे हैं, बच्चों के ग्रुप को लिए हैं और उस ग्रुप पे काम कर रहे हैं, और उस ग्रुप पे हमें पता चल रहे हैं कि 5 नंबर लाने वाले 5-6 बच्चे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? एक एक करके हम देखते हैं, उसको निकालते हैं। तो उस निकालने की विधि को ही हम क्या कर रहे हैं? मिलान चिन्ह। इसकी हम विस्तृत चर्चा एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। आगे और चर्चाएं करते हैं, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम कुछ नए नए वर्ड से मिले, एक आवृत्ति मिला, एक मिला हमें मिलान चिन्ह मिला, एक मिला आवृत्ति वितरण था, और एक था वर्ग बारंबारता। तो इन सभी चीज़ों में जो हमें जो आगे जानना है, उसमें हमें जानना है कि जो आवृत्ति वितरण होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस पे हम कैसे काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हम 2 तरीकों से काम करते हैं। एक होता है हमारा खंडित और दूसरा होता है आवृत्ति, यानी एक होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में काम कैसे करेंगे? तो डिस्क्रीट में सीरीज में काम करने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ घरों का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उन घरों में क्या हो रहा है, विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो उन हर घरों के लिए अलग अलग विद्युत उपकरण होंगे और उनका प्रयोग करने की संख्याएं अलग अलग होंगी। इन्हें हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी बहुत सारे घरों में विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उपकरणों की संख्या है, और हमें ये जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, और बॉक्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विद्युत उपकरणों की संख्या। अगली बॉक्स बनाएंगे हम मिलान चिन्ह, और अगली बॉक्स बनाएंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे जब भी हम बनाने जा रहे हैं, तो आपको जो संख्याएं दी गई हैं उसे ध्यान से देखना है कि उसमें क्या क्या संख्याएं हैं जो दिख रही हैं। तो हमें दिख रही है कि 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो पहले हम उसे सीरियल वाइज अरेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या मिले? 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? हमें यहाँ देखना है कि जो एक उपकरण है उसको यूज करने वाले, मतलब कितने बार एक को यूज किया गया। तो इसको बनाने का सॉल्यूशन क्या है बच्चों? हम क्या करेंगे? एक सर्कल लगाते जाएंगे। तो हमने देखा 1, पहले में मुझे 1 मिला, और इसे सर्कल करते के साथ मिलान चिन्ह के नीचे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमें और 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो इसे फिर हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और आगे देखेंगे तो हमें यहाँ भी 1 दिख रहा है, तो हमें यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ भी 1 दिख रहा है, ये हो गए 4, और यहाँ भी 1 दिख रहा है, ये हो गए 5। अब जो हम मिलान चिन्ह बनाते हैं, मैंने तो अभी आपको दिखाया कि हमने कितने लाइन ड्रॉ किए? 4। तो 5वां के लिए क्या फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे? नहीं करेंगे। हम वहां पे क्या करते हैं? इस तरह से करके एक
मार्क बनाते हैं और ये सिंबल हो गया 5 का, 5 का। अब समझ में आया? तो इस तरह से हमारे पास जो एक उपकरण थे वो कितने बार प्रयोग, वो क्या हो रहे हैं, 5 बार आए। इसी तरह हम अब 2 की ओर बढ़ेंगे। तो जब हम 2 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा सेम प्रोसेस, क्या करना है, हमें एक सर्कल लगानी है। तो चलिए हम 2 के पास सर्कल लगाते हैं। तो ये 1, ये 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और इसमें भी 5 है। तो ये रहा 5। 5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। तो ये 5 हो गए। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, 3 की ओर बढ़ेंगे। तो फिर से 1, 2, 3 और ये रहा 4। मिल गए हमें। तो हमारा 3 भी खत्म। तो अब हम किधर बढ़ेंगे, 4 की ओर बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, 1, 2, 3 और है क्या, नहीं है, 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 कितने हैं हमारे पास, 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3। कितना रहा, 3। अब इसी को जो हमने मिलान चिन्ह निकाला है, इसी मिलान चिन्ह को हम ये जो अब फ्रीक्वेंसी नंबर पे जो लिखेंगे वो हमारा होगा आवृत्ति। तो कैसे होगा, हमने यहाँ कितना देखा, 5। कितने बन रहे हैं, ये 5। ये कितने बन रहे हैं, 5। ये कितने बन रहे हैं, 4। ये कितने बन रहे हैं, 3 और ये कितने बन रहे हैं, 3। तो कितने हो गए हमारे पास कुल, हमें देखना है कि हमारे पास कुल कितने आ गए। तो हमारे पास कुल आ गए, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ में लिखेंगे। तो हमारे पास वो कितने आ रहे हैं, जोड़ना है हमें, 5 5 10, 4 3 7 और 3 10, यानी हमारे पास कुल कितने हो गए, 20। तो इस प्रकार हम ये जो काम करते हैं वो किस पे कर रहे हैं, एक खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में क्या हुआ, हम जो बारंबारता को गिन रहे हैं इसे हमें बार 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 गिनकर लिख रहे हैं। और मिलान चिन्ह से क्या समझे आप सभी, मुझे अच्छी तरह से लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे कि मिलान चिन्ह या टेलीमार्क पे कैसे काम करना है। तो टेलीमार्क पे काम करने के लिए क्या करें हम लोग, जितने भी नंबर्स आ रहे थे वहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, और जैसे ही 4 के बाद 5वीं लाइन जैसे आएगी तो उसे ड्रॉ ना करके क्रॉस लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेलीमार्क बनता है और इसी को फिर ऐड करके यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, काउंट करके लिखते जाते हैं। और जब टोटल नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो गया, कुल, यानी बारंबारता, आवृत्ति, और वहाँ है हमारे पास कुल आवृत्ति। तो हमने यहाँ देखा था हम लोग कितने उपकरणों के साथ काम कर रहे थे, 20 थे। टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 20 थे। तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार हम खंडित श्रेणी का कार्य करते हैं। और खंडित श्रेणी के कार्य करने से जब हमारे पास नंबर कम होंगे तो बड़े आसानी से हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो क्या हम कर पाएंगे काम, नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। और उसके बहुत सारे मेथड हैं जिसे हम लोगों को सीखना है, और इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिस करें। आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे हैं, इस पे काम करिए और फिर से इसको रिवीजन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।